जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टोकियोमेट्री जो है ये क्या होती है। स्टोकियोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक लातीनी ज़ुबान का जो है वो लफ्ज़ है और लातीनी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है इसको। और इसका मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मैयर। यानी कि आपने स्टोकियोमेट्री में एलिमेंट्स मैयर करने हैं, यानी कि आपने वज़न करना है, उनकी तादाद गिननी है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसे जो पार्टिकल जो नज़र नहीं आते उनको आपने मैयर करना है। काफ़ी मुश्किल काम। बहरहाल इसको हमने केमिस्ट्री में बड़ा आसान कर दिया। ये कहते हैं कि स्टोकियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो हैं केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना मुश्किल है। तो बहरहाल इसको मैंने तो मास्टर किया हुआ है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप बात को सही तरह सुने, लॉजिक्स को समझें और कड़ी से कड़ी मिला लें, फिर तो आप समझ जाएंगे, वरना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। स्टोकियोमेट्री बेसिकली प्रोनाउंस्ड है, आपके सामने प्रोनाउंसिएशन है स्टोकियोमेट्री। ठीक है, स्टोकियोमेट्री। सो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, राइट। एंड इन विच रिलेशनशिप इज देयर, जैसे मतलब ऊपर ही बात होगी रिलेशनशिप किसका, अमाउंट ऑफ अस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें आप देखते हैं कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने प्रोडक्ट्स थे, उनको फिर आप जो है वो मैयर करने की तरफ चले जाते हैं। तो फिर आप ये जानना चाहते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने अगर लिए जाएं तो कितनी प्रोडक्ट बन सकती है, या प्रोडक्ट वापस कितना रिएक्टेंट में तब्दील हो सकती है। इस तरह की कुछ चीज़ें समझने की तरफ आप चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टोकियोमेट्री, राइट। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको करनी आनी चाहिए। अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं करनी आती इस लेवल पे, तो फिर स्टोकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस आपके लिए वबाले जान है, मुश्किल हो जाएंगी। तो लिहाजा आपने बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को सीखना है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन स्पेस GS अकेडमी लिखें, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो आप देखें। मैंने आपको कैसे सिखाया है बैलेंस करना, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। बहरहाल अभी हम बात करेंगे स्टोकियोमेट्री क्या है। सो आप एक जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इट हैज़ डेफिनेट रेशोज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या ख्याल है? जिस तरह अगर हाइड्रोजन ले लें आप, हाइड्रोजन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो वाटर बना देता है, तो ये रेशो ये होगा इसका। यानी क्या रेशो आया, 2:1:2। ये वाले रेशोज किसके हैं, रिएक्टेंट्स के हैं, और ये वाला रेशो किसका है, प्रोडक्ट के। ये रेशोज आ जाते हैं। ठीक है, ये रेशोज हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको मिलेंगे, चाहे सारों का 1:1:1 मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सच रेशोज आर यूज टू कैलकुलेट द मास और मोल ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। तो आप इनकी मदद से, रेशोज की मदद से क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं, मास का, रेशोज की मदद से, और मोल का आप पता लगा सकते हैं। डेफिनेटली जिसका आप पता लगा रहे हैं सब्सटेंस ही है ना, तो आप क्या पता लगवा सकते हैं, मैस, या क्या पता लगवा सकते हैं, मोल। अब ये मैस और मोल क्या है, इनका क्या ताल्लुक है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोल क्योंकि केमिस्ट्री का सीक्रेट यूनिट है, ठीक है। फ्लो कर रही है तो बेटा आप जो है मैथ्स और मोल निकाल, सॉरी अभी ज़रा थोड़ा सा इनकन्वीनियंसी के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़ुकाम है, तो मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, तो माजरत अगर आपको कोई बुरा लगा। अच्छा, उसके बाद स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन जो हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपने ये देखें इक्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये बेसिकली ये है कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर बना देते हैं। तो अगर आपने 1 किलो 2 किलो मतलब 2 किलो मैस लिया, रिएक्ट कर किया, और वो आगे से कितना प्रोड्यूस होगा, कम ही होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा होगा तो लॉ ऑफ मैस एक्शन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर 2 किलो आप आटा ले रहे हैं तो रोटियों का वज़न तो 2 किलो होगा, या 2 किलो से कम ही होगा ना, बीच में बनाते हुए ज़ाया हो गया। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना 2 किलो आटा लिया और रोटियों का वज़न आपका 2.5 किलो निकला है। तो ऐसा हो भी अगर जाए तो फिर शायद रोटियों में हवा भरी गई है, या कोई हवा की कोई चीज़ रोटियों में शामिल हो गई है, ये कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है। तो
स्टोकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके मैसेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब इजाफा नहीं होगा, मतलब कमी हो सकती है। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में जाए तो सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में ना जाएं, या हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएं और कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ना आ जाएं। ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो यू कैन से दैट according to the law of conservation of mass is neither created nor destroyed. It states the term of stoichiometry that the total mass of our reactants equal to the total mass of the products in a balanced chemical equation. ये बात की मैंने आपसे। So according to the law of definition proportions, एक और लॉ है, law of definite proportion। ये जो रेशो की बात हो रही है, ये proportion है ना, ये सारा ये proportion बनाया है हमने। Pure compound always contain same elements combined in the same ratio by mass। ठीक है, आपको ये थोड़ा समझनी मुश्किल हो रही होगी कि मतलब ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन मिलते हैं तो दे मेक अ रेशो लाइक दिस। मास का रेशो निकालोगे, दैट इज़ 2:16 इक्वल टू 1:8। दैट इज़ द डेफिनेट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कि एक हिस्से हाइड्रोजन वज़न के हिसाब से 8 हिस्से ऑक्सीजन होगी तो पानी बन जाएगा। ये बात भी जो अभी मैंने की ना आपको, ये बड़ी पुरानी बात में याद आई है, तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी, जब हम बच्चों को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सिखाया करते थे। So it's been years and years educating students with chemistry and biology and all these subjects like physics, mathematics। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा। आज स्टोकियोमेट्री बताई क्या होती है आपको, एंड इसकी जर्नी का आगाज़ करेंगे। मैं आपको मोल के बारे में समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, और डिटेल में इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाभ।